अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमास और इसराइल के दरमियान आज जंग बंदी का ऐलान हो जाएगा। पिछले 16 महीने से जारी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। गज़ा पट्टी में जारी जेनोसाइड का ख़ात्मा भी हो जाएगा। मुमकिन है जिस वक्त आप ये खबर सुन रहे हो उस वक्त जंग बंदी का और सीज़ फायर का बाज़ाब्ता ऐलान हो जाए। अभी तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ख़बर यही है कि इस मरतबा ये जो मुज़ाकराती टीम है इसने अपने काम को मुकम्मल तौर पर अंजाम दिया है और आज शाम तक जंग बंदी का सीज़ फायर का बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा। पिछले 1 साल से जंग बंदी और सीज़ फायर के लिए लगातार कोशिशें हो रही थी और कतर की जानिब से सबसे ज़्यादा जिद्दोजहद की जा रही थी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी बाज़ाब्ता स्टेटमेंट जारी करके कहा है आज जंग बंदी का बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा और 7 अक्टूबर से गज़ा पट्टी और इसराइल के दरमियान जो जंग चल रही थी उस जंग का एंड हो जाएगा, जेनोसाइड रुक जाएगा। लेकिन ये जो जंग बंदी होगी, आरजी जंग बंदी होगी, इसकी तफसीलात क्या होगी वो भी सामने आ गई है और इस वीडियो में आपको पूरी तफसीलात बताने जा रहे हैं कि क्या क्या मुआहदे हैं, क्या क्या शिक है और जो अब तक की डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक जंग बंदी का जो मुसव्वदा है, जो कॉपी है, वो दोनों फरीकों के हवाले कर दिया गया है, हमास के हवाले भी और इजराइल के हवाले भी। हमास ने जंगबंदी के माहिदा से मुकम्मल तौर पर एग्री कर लिया है, हमास ने रजामंदी का इजहार भी कर दिया है, इसराइल की तरफ से भी मजमूई तौर पर रजामंदी का इजहार हो चुका है। सिर्फ ऐलान बाकी है और मुमकिन है शाम तक ऐलान हो जाए या जिस वक्त आप ये न्यूज़ सुन रहे हो सकता है कि बाज़ाब्ता ऐलान हो चुका हो। हमास को एक शर्त के लिए समझौता भी करना पड़ा। हमास की तरफ से इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा ज़िद थी कि उनके कायद और रहनुमा शहीद यहया सिनवार की लाश को उनके हवाले किया जाए, लेकिन इसराइल ने उनकी लाश को हवाले करने से इनकार कर दिया। 17 अक्टूबर साल 2024 में गज़ा के रफ़ा इलाका में फ्रंट लाइन में लड़ते हुए शहीद यहया सिनवार शहीद हो गए थे और इसराइल ने उनकी लाश को अपनी तहवील में ले लिया था, अपने पास रख लिया था। हमास की लीडरशिप ने लगातार मांग की कि उनकी लाश को हमास के हवाले किया जाए, उनकी तजहीज़ तकफीन की जाएगी, लेकिन इसराइल ने लगातार इनकार किया। और अब जब जंग बंदी होने वाली है, इसराइल का हमला रुक जाएगा गज़ा पट्टी पर, तो इस वक्त भी हमास की तरफ से यही पहली मांग थी कि यहया सिनवार की लाश को उनके सुपुर्द किया जाए, लेकिन इसराइल ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया है और हमास ने एक तरह से इससे समझौता भी कर लिया है। दूसरी शर्तों की तरफ हमास ने आगे बढ़ने की कोशिश की है। अब बिन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से या कह लीजिए ऑफिशियली ऐलान बच गया है। इस माहदे में, इस जंगबंदी के प्रपोजल में क्या क्या बातें शामिल है वो इस वीडियो में डिटेल से हम जानने की कोशिश करेंगे। जो पहला माहदा है, इसकी जो पहली शिक है उसमें बात शामिल है कि 42 दिनों के लिए आरजी जंगबंदी होगी और इस आरजी जंगबंदी के दौरान इसराइल की जो आर्मी है वो रफ़ा के इलाके से इसी तरह सलाहुद्दीन स्ट्रीट के इलाके को खाली करेगी, वहाँ से लौट जाएगी और वो इसराइल और गज़ा पट्टी की जो सरहद है वहाँ पहुँच जाएगी। तो जो मशरक़ी गज़ा पट्टी का एरिया है, जो रफ़ा का एरिया है, जो बैत हुनून का एरिया है, इन तमाम एरियाज़ को इजरायली आर्मी को अगले 42 दिनों में खाली करना पड़ेगा और जो गज़ा पट्टी के शहरी है वो अपने घरों को वापस लौटेंगे, अपने घरों की तामीरें नौ करेंगे। माहदे की दूसरी शिक में बात शामिल है कि गज़ा पट्टी को शुरू से मदद फराहम की जाएगी और मदद की फराहमी में ईंधन भी शामिल है। सबसे पहले गज़ा पट्टी में ईंधन की फराहमी और ईंधन की सप्लाई को ही रोका गया। इसराइल ने कहा कि ईंधन की सप्लाई की वजह से हथियार बनाते हैं, मिसाइल तैयार करते हैं, रॉकेट अटैक करते हैं, चुनांचे ईंधन की सप्लाई को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया था, जिसकी वजह से अस्पतालों ने भी काम करना बंद कर दिया गया था। तब यह शर्त शामिल है कि फौरी तौर पर गज़ा पट्टी को दीगर इमदाद के साथ साथ ईंधन की भी सप्लाई की जाएगी और उस ईंधन की सप्लाई की वजह से गज़ा पट्टी को बहुत बड़ी मदद भी मिलेगी। तीसरी शर्त यह शामिल है कि इसराइल के होस्टेज को, इसराइली कैदियों को जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास ने होस्टेज बनाया था, इसराइल में जाकर गिरफ्तार किया था, उन सब को फ़लस्तीनी कैदियों के बदले आज़ाद किया जाएगा, रिहा किया जाएगा और यह सब एक तयशुदा वक्त के दरमियान होगा। चौथी शर्त यह है कि रिहा पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यानी जिन फ़लस्तीनी कैदियों को इसराइली होस्टेज के बदले में रिहा किया जाएगा तो ऐसा नहीं कि इसराइल दोबारा से कल होकर के उन सबको गिरफ्तार कर ले। तो ये इस माहदा में और शर्त में शामिल है कि जिन फ़लस्तीनी कैदियों को इसराइली होस्टेज के बदले में रिहा किया
کیا جائے گا، دوبارہ ان کو اسرائیل گرفتار نہیں کرے گا، اور معاہدہ پر دستخط کرنے والے، ثالثی کرانے والے ممالک نے اس بات کی ضمانت دی ہے۔ پانچواں جو نکات ہے، جو پانچواں نقطہ اس معاہدے کا وہ یہ ہے کہ دوسرے مرحلے کے نفاذ پر اتفاق کے لیے دونوں فریقوں کے درمیان ڈائریکٹ بات چیت ہوگی، مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ ابھی ثالثوں کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے، قطر کے ذریعے یا امریکہ کے ذریعے اور مصر کے ذریعے، لیکن دوسرے مرحلے کی جو جنگ بندی ہوگی تو ڈائریکٹ بھی یہ دونوں بات چیت آپس میں کر سکتے ہیں۔ جو چھٹی شرط ہے اس جنگ بندی کے لیے، جو چھٹا نکات ہے وہ یہ ہے کہ تمام اسرائیلی ہوسٹیج کی رہائی کے بعد رفح کراسنگ کے ذریعے مسافروں پر جو پابندیاں ہے اس کو ختم کر دی جائے گی۔ جو رفح کراسنگ ہے وہ مصر سے جا کر کے کھلتا ہے، یعنی غزہ پٹی کی جو سرحد ہے مصر کی طرف وہ رفح کراسنگ کے ذریعے جاتی ہے، تو رفح کراسنگ کو ہمیشہ بند رکھا جاتا ہے اور ابھی بھی بند ہے۔ اسرائیلی آرمی کا وہاں پر کنٹرول ہے اور وہاں اگر کچھ بھی آتا ہے تو اسرائیلی آرمی اپنی نگرانی میں ہی آنے دیتی ہے، کسی کو وہاں جانے نہیں دیا جاتا ہے، صرف کچھ ٹرکوں کو امدادی سامان لے کر آنے کی انٹری ہے۔ تو اس معاہدہ میں بات شامل ہے کہ جنگ بندی کے بعد جب تمام اسرائیلی ہوسٹیج کو ریلیز کر دیا جائے گا تو رفح کراسنگ بارڈر پر اسرائیل کو اپنا کنٹرول ختم کرنا پڑے گا اور اس کے دروازے کھولنے ہوں گے۔ جو ساتواں نکات اس معاہدہ میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو دوسرے مرحلے میں ہر طرح کی فوجی کارروائی کا یا اسٹرائیک کا خاتمہ کرنا پڑے گا اور اس کے بدلے میں تمام اسرائیلی ہوسٹیج کو بھی ریلیز کیا جائے گا اور غزہ کی پٹی سے تمام اسرائیلی آرمی کو نکلنا ہوگا۔ جو آٹھویں شرط ہے یا جو آٹھواں نکات ہے اس مذاکرے میں وہ یہ ہے کہ دونوں فریق کے درمیان لاشوں کا اور ان کی باقیات کا بھی تبادلہ ہوگا، کیونکہ بہت سارے اسرائیلی ہوسٹیج کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ اسی طرح حماس کے بہت سارے کمانڈروں اور ذمہ داروں کو اسرائیل نے بھی شہید کیا ہے اور ان کی لاشیں اسرائیل کے پاس ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس بات پر بھی بات چیت ہوگی کہ حماس کے جو رہنما ہیں، جو کمانڈر ہیں جن کو اسرائیل نے مارا اور شہید کیا ہے، ان کی لاشیں حماس کے حوالے کی جائے، اور اسرائیل کے جن کمانڈروں کو یا جن ہوسٹیج کو حماس نے مارا ہے ان کی لاشیں بھی حماس کے پاس ہے تو اس کو اسرائیل کے حوالے کیا جائے۔ تو اس پر بھی بات چیت ہوگی اور یہ جو بات چیت ہے یہ دوسرے یا تیسرے مرحلے میں ہوگی۔ پہلے مرحلے میں اس پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ جو پہلا مرحلہ ہے اس کی مدت 42 دن کی ہوگی، جس میں ہیومینٹی کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہوگا، جس میں زندہ افراد اور لاشوں کا تبادلہ شامل ہے اور 33 ہوسٹیج میں سے 11 اس میں لڑاکے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پہلے مرحلے میں بات بھی شامل ہے کہ ہر اسرائیلی فوجی کی رہائی کے بدلے اسرائیل 50 ارب قیدیوں کو رہا کرے گا، جن میں 30 عمر قیدی اور 20 طویل مدت کی سزاؤں کے قیدی شامل ہے، یعنی ایک اسرائیلی ہوسٹیج کے بدلے 50 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ تو ایک بڑی ڈیل ہے اور حماس نے ٹیبل پر ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ جو دوسری اس میں شرط شامل ہے وہ یہ کہ کسی بالغ اسرائیلی ہوسٹیج یا غیر فوجی خاتون کی رہائی کے بدلے میں 30 ارب اسرائیلی بچے کو یا خواتین کو یا مختلف سزاؤں کے تحت جو قید ہیں اسرائیل میں ان کو رہا کیا جائے گا۔ ایک اور تفصیل جو اس میں شامل ہے کہ پہلے انسانی مرحلے میں شامل 11 ہوسٹیج کی رہائی کے حوالے سے جو لوگ ہیں یا اسرائیل نے منجستو اور سید کو فوجیوں کے طور پر شمار کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایگریمنٹ کے مطابق انہیں نیلے اور بزرگ افراد کے طور پر شمار کیا جائے گا اور ان کی رہائی ان عرب قیدیوں کے بدلے کی جائے گی جنہیں شالت معاہدے کے تحت رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا۔ باقی 9 اسرائیلی ہوسٹیج کو 60 فلسطینی قیدیوں کے بدلے رہا کیا جائے گا، جن میں عمر قید کے قیدی، مختلف سزاؤں کے قیدی اور 7 اکتوبر کے بعد گرفتار ہونے والے غزہ کے قیدی بھی شامل ہیں۔ معاہدے کا جو 7واں دن ہوگا تو اس دن ساؤتھ غزہ کے بے گھر افراد کو نارتھ غزہ میں اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دی جائے گی اور یہ واپسی ویسٹ غزہ میں واقع شارع الرشید کے ذریعے ہوگی۔ معاہدے کا جو 22واں دن ہے اس کے حوالے سے اپڈیٹ ہے کہ غزہ کے تمام رہائشیوں کو سینٹرل غزہ کی جو سڑک ہے، وہاں کا جو ہائی وے ہے صلاح الدین اسٹریٹ، اس کے ذریعے اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ واپسی کے دوران گاڑیوں کی جانچ پڑتال ہوگی یا تفتیش ہوگی۔ تو اس حوالے سے اپڈیٹ ہے کہ ساؤتھ غزہ سے نارتھ غزہ واپس جانے والی گاڑیوں کو خصوصی آلات کے ذریعے چیک کیا جائے گا اور یہ جو انکوائری ہے بین الاقوامی حکام یا ثالثی ممالک کے حکام کریں گے، تاہم پیدل واپس آنے والوں کی جانچ
नहीं की जाएगी। तो साउथ गज़ा से नॉर्थ गज़ा जो वापसी होगी फ़लस्तीनियों की, तो उनकी बाज़ाब्ता चेकिंग होगी, इंक्वायरी की जाएगी। और ये जो चेकिंग है ये इजरायली आर्मी या इजराइल की एजेंसी नहीं करेगी, बल्कि इंटरनेशनल एजेंसी इस काम को अंजाम देगी। हमास की तरफ से बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने साबिर और साबित कदम अवाम और जेलों में मौजूद अपने बहादुर कैदियों से अहद की तजदीद करते हैं और इस बात की तस्दीक करते हैं कि हम उनकी करीबी आज़ादी के वादे पर कायम हैं। उधर इजराइल के आर्मी चीफ का बयान सामने आया जिसमें उसने कहा कि हम इसराइली कैदियों की वापसी के मनसूबे को मुकम्मल सियासी हिमायत फराहम कर रहे हैं। और साबिक इजरायली वज़ीर दिफा और जंगी कौंसिल के रुकन बेनी गेंटर्स का कहना है कि होस्टेज की वापसी के माहदे तक पहुंचना बहुत सी अहम और स्ट्रेटेजिक ज़रूरत है और उनकी अदम वापसी एक फ़ौजी तबाही साबित होगी। तो दोनों तरफ के रहनुमाओं का स्टेटमेंट भी सामने आया और जंगबंदी के हवाले से आप कह सकते हैं कि एक माहदा हो गया है और जल्द ही इस पर अमल भी हो जाएगा। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जल्द ही ये माहदा हो जाएगा, गज़ा पट्टी के लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन माहदे का ऐलान अभी बाकी है और जब तक माहदे का ऐलान नहीं हो जाता है उस वक्त तक हमला भी नहीं रुक सकता। यही वजह है कि इसराइल का हमला भी गज़ा पट्टी पर लगातार जारी है और हमास की तरफ से अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से भी लगातार इजरायली आर्मी को चुन चुन कर मारा जा रहा है और इजरायली आर्मी की जो परेशानी है वो गज़ा पट्टी में बढ़ती जा रही है। पिछले एक रिपोर्ट में मैंने बताया था 54,000 से ज़्यादा इजरायली आर्मी नफसियाती मरीज़ का शिकार हो चुकी है, जो मानसिक रूप से वो जो बीमार हो चुके हैं, क्योंकि गज़ा पट्टी में उन्होंने लगातार तबाही देखी है, बर्बादी देखी है। लगातार इजराइल के अखबारात में इजरायली आर्मी के हवाले से रिपोर्ट सामने आई कि हमास अभी तक उनका मुकाबला कर रहे हैं, हमास लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो हमास की नज़रों में हर वक्त नज़र आते हैं और हमास जगह जगह उनको घात में फंसाती है, हलाक कर देती है। एक एक इलाका को 20-20 बार खाली कराते हैं, क्लियरेंस कराते हैं। इसके बावजूद उन इलाकों में जब इजरायली आर्मी जाती है तो हमास के हाथों मारे जाती है। इजरायली आर्मी अभी तक समझ नहीं पाई है कि हमास ने कहाँ कहाँ बारूद छुपा रखे हैं, बमों को छुपा रखा है और किस तरह रिमोट कंट्रोल के ज़रिए वहाँ हथियारों को कंट्रोल किया जाता है। और जब वहाँ फ़लस्तीनी होते हैं तो कोई धमाका नहीं होता और जैसे फ़लस्तीनी वहाँ से निकलते हैं और इजरायली आर्मी वहाँ पर आती है, अचानक ज़मीन के अंदर से, कभी ऊपर से, कभी किसी घर से धमाका होता है और इजरायली आर्मी उसकी लपेट में आ जाती है, हलाकत हो जाती है। इसके अलावा इजराइल ने लगातार कोशिश की, 16 महीने गुजार दिए अपने दम पर, अपनी ताकत की बुनियाद पर कैदियों को, होस्टेज को रिलीज़ कराने की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी और आखिरकार नेतन्याहू को झुकना ही पड़ा और माहदे तक उसको आना पड़ा है। दूसरी तरफ जो होस्टेज के रिश्तेदार हैं उनका दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी उनका बयान सामने आया जिसमें उन्होंने अपने नेताओं से, अपने रहनुमाओं से अपील की कि तुम हमास से हर हाल में मुआहदा करो, उनकी बात मानो और हमारे होस्टेज को रिलीज़ कराओ, क्योंकि तुम उनको हासिल नहीं कर सकते हो। हम इजराइल के जो फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर थे योआव गैलेंट, उनका बार बार ये बयान आता रहा कि हमारे अंदर हमास से लड़ने की सलाहियत और ताकत नहीं है। ये जंग जितनी लंबी होगी इजराइल उतना ही नाकाम होगा, इजराइल की दुनिया में बदनामी होगी और हमारी रुसवाई होगी और हमास की बरतरी होगी। इसलिए वाहिद हल यही है कि हम मुआहदा करें और अपने होस्टेज को रिलीज़ कराएं। पहली फुर्सत में हमें मुआहदा ही करना होगा। मोसाद का इस तरह का बयान सामने आया, दूसरी एजेंसियों का बयान सामने आया, लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू अपनी ज़िद पर कायम था। खुद इजराइल की जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन सब ने भी अपनी सरकार पर यही दबाव बनाया कि हम पॉलिसी के सतह पर नाकाम हो चुके हैं, हम हमास से आगे नहीं बढ़ सके हैं। हमने कैदियों को, होस्टेज को रिलीज़ कराने के लिए पूरी गज़ा पट्टी को तबाह बर्बाद कर दिया। हर जगह हमने धमाका किया, कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। गज़ा पट्टी में कोई भी मकान इस लायक सही सालिम नहीं रह गया है जहां कोई रह सके। इसके बावजूद हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके, अपने हदफ में कामयाब नहीं हो सके। तो इसका मकसद है कि हमें इस जंग को अब रोक देना चाहिए, लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू अपने जंगी फ़ायदे के लिए इस जंग को जारी रखे हुआ है। तो लगातार इस तरह की आवाज़ें उठती रही है। इधर अमेरिकी सदर जो बाइडन पर दबाव बढ़ता जा रहा था। 20 जनवरी को अमेरिका में हल्फ बर्दारी तकरीब होगी, ट्रंप नए सदर बनेंगे, वो चार्ज संभालेंगे और उससे पहले बाइडन इंतज़ामिया की जिम्मेदारी थी जंगबंदी कराना। दबाव बढ़ता जा रहा था और शायद
जो बाइडन को इसलिए इतनी जल्दबाजी भी है और वो कोई ना कोई कोशिश कर रहे हैं ताकि ये माहदा हो जाए। अब देखिए ऐलान हो पाता है या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी कई मरतबा खबरें सामने आई कि पूरी तैयारी हो चुकी है, मसवदे की कॉपी दोनों फरीकों को दी जा चुकी है, ऐलान बाकी था और ऐलान नहीं हुआ और हमला जारी रहा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।